दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव कुमार अनुस्वार मंच से आज पुनः प्रस्तुत हूँ आपके सामने। और हमारे साथ हैं प्रख्यात लेखिका मुंबई की निवासिनी मंजू गुप्ता जी। आज उनसे उनकी साहित्यिक यात्रा की पड़ताल करेंगे। स्वागत है मंजू जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अचानक आपने मीटिंग की साक्षात्कार की न्यूज दिया, वो भी गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या बेला में, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा कि आप भी देश प्रेमी, देशभक्त, राष्ट्र प्रेमी हो और एक लेखक तो इन सब गुणों से भरा होता है। तो मेरी राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की आवाज को दुनिया के सामने आज शुभ दिन लेकर आए हैं। बहुत बहुत नमन मंच को और इंडिया नेट के प्रकाशक आदरणीय मेरे अनुज भाई संजीव जी, डॉक्टर संजीव जी का मेरा नमस्कार। और वो इतने एक्टिव रहते हैं, मुझे अपने पिताजी की याद आ जाती है और साथ में भाभी जी भी, मनोरमा भाभी जी भी, कि 24 घंटे को वो 2 दिन बना लेते हैं, 48 घंटे। तो खुशी होती है और प्रेरणा मिलती है मुझे इन दोनों युगल से। थैंक यू, धन्यवाद। से आप किसी को याद करना चाहती थी? जी हाँ, सबसे पहले मैं गणपति भगवान की नमन करते हुए और माता सरस्वती को नमन करते हुए, क्योंकि एक साहित्यकार सरस्वती का आशीर्वाद लेना चाहता है। हम लोग तो कबीर वंशज हैं, ईश कृपा हम पर बनती रहे और सरस्वती माता हमसे मैया लिखवाती रहे और हम देश हित में, समाज हित में, विश्व कल्याण हेतु अपनी लेखनी चलाते रहें। और जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया, ये है मेरे माता पिता आदरणीय, अब तो चले गए हैं, याद थोड़ी जाती और माता शांति देवी। हाँ जी, हमने कहा स्मृतियां थोड़ी जाती हैं। हाँ, स्मृतियां नहीं जाती हैं, लेकिन वो हमारे अपने कामों से, अपने व्यक्तित्व से वो हमारे बीच समाज में रहते हैं, देश में रहते हैं। तो इनका आशीर्वाद से ही आज मैं इतनी जो मंच मिल रहे हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से जो किताबें लिख रही हूँ, उन्हीं के संस्कारों की वजह से काम हो रहा है। तो यहीं से शुरू करते हैं आपकी साहित्यिक यात्रा की पड़ताल। आप अपने माता पिता से कितना प्रभावित थी साहित्य सृजन के संदर्भ में? पहले मैं एक भगवान का मुक्तक पढ़ देती हूँ। हाँ, ठीक है। तो काम की शुरुआत हो रही है और वो भी हमारी देशभक्ति से। मंगलाचरण से शुरुआत कर रही हूँ, भगवान को याद करते हुए। सुनिए। एक तुम हो पिता सबका, जग में रखते ध्यान, चेतन में सांसों का सफर करते आसान। पाप अनाचार जब धरा पर बढ़ता जाता, तब तुम आते दुष्ट दमन, गोविंद राम समान। धन्यवाद। धन्यवाद। तो हम आपकी साहित्यिक यात्रा की पड़ताल यहीं से करते हैं कि माता पिता से आपको कोई प्रेरणा मिली साहित्य सृजन के लिए? जी, पूरी उन्हीं की प्रेरणा से आज मैं इतने आगे हूँ और किताबें लिखी हैं। 1942 के अंदर ये दोनों दंपत्ति शादी करके अलीगढ़ से ऋषिकेश में आ गए थे और 1942 का जमाना, यानी गुलामी का अंधकार, गुलामी का पूर्ण अत्याचार पूरे देश के अंदर छाया हुआ था। ऐसे समय में जहां ऋषिकेश अध्यात्म की नगरी है, अंधविश्वास की नगरी है, उस समय भी, और अभी थोड़ा कम हुआ है अंधविश्वास, जहां लैंगिक भेदभाव, छुआछूत अपनी चरम सीमा पर था, ऐसे समय में इन्होंने ऋषिकेश के अंदर शैक्षिक क्रांति करके
इन्होंने नया जागरण किया, नव जागरण किया, शिक्षा का, छुआछूत दूर करने का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, भ्रूण हत्या नहीं करो, ये सब लेकर इन्होंने अपना लक्ष्य बनाया था। और श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज, उसके अंदर वो प्राचार्य के रूप में आए थे और वहां उन्होंने सेवा दी थी। जब समाज ने देखा कि बेटियों को पढ़ाया नहीं जा रहा है, तब हमारे पिताजी के पास समाज के लोग आए और उन्होंने कहा, गुरुजी हम भी अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं। तब उन्होंने जय हिंद जूनियर हाई स्कूल की स्थापना की और इस तरह से शिक्षा की जो ज्योत जलाई, जो दीप जलाया, साक्षर समाज किया, आलोकित किया, आज उनका गुणगान, उनके व्यक्तित्व का, उनके मूल्यों का पूरा उस युग पुरुष का नाम से विख्यात है हमारे पिताजी और गुणगान करते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं उनके सद्धर्म में, जितना कहूं कम है। और आप जो किताब प्रकाशित कर रहे हैं पारसमणि, वो व्यक्तित्व आप दुनिया के सामने लाने वाले हैं और किताब आने वाली है इसी जनवरी के 2-3 दिन के अंदर। तो बड़ी खुशी होती है कि ऐसे उदार, सौम्य, सरल, सहज, विशाल व्यक्तित्व के प्रकाशक से आदरणीय भाई संजीव जी से मेरी मुलाकात हुई, वो भी कोरोना काल के अंदर, जब सारे दरवाजे बंद थे, कहीं आना जाना नहीं था, लॉकडाउन था। उस समय ईश कृपा बन के इसके दूत में मेरे सामने इनका फोन से परिचय हुआ और इन्होंने मेरी ये किताब प्रकाशित की, मनवा हुआ कबीर, सिर्फ 4 महीने के अंदर। और आश्चर्य हुआ, और इसके अंदर 923 दोहे हैं, तरह तरह के विषय हैं। और ये काम भगवान की तरफ से हमारे भाई संजीव जी ने कर दिखाया और इसको इतनी प्रसिद्धि मिली कि मध्य प्रदेश के प्रकाशकों के, पत्रिकाओं वालों के मेरे पास फोन आए कि वो बोले आपकी किताब हमने देखी है। तो मुझे खुशी होती है कि अच्छा आप वो मंजू हो। मैंने कहा हाँ। तो मेरा तो भाई साहब को सत सत नमन है, जो उनकी किताब की वजह से, उनके प्रकाशन की वजह से मैं लाइमलाइट में आई। तो इस तरह से मैंने 8 किताबें लिखी थी, ये मेरी 9वीं किताब है। और भाई साहब ने खूब सारी किताबें भी भेजी कोरियर से, और अमेज़न पर ये किताब उपलब्ध है। और मुझे अच्छा लगता है कि लोग वहां से खरीद रहे हैं और फेसबुक पर उनकी टिप्पणियां भी आती हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि भाई साहब ने ये महान काम करके दिखाया। और सबसे पहले अब किताबों की चर्चा हो रही है, तो मैं, उन्हें तो मालूम है जब उन्होंने मेरा परिचय डाला था। तो ये मेरी सबसे पहली किताब है, प्रांत पर पयोधी। उस समय 29 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तब हमारा लद्दाख और कश्मीर के अंदर था, तो वो अब अलग हो गया, वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो इस तरह से इसको पंख दिए मैंने। पहली किताब निकालने में बड़ी कठिनाइयां होती हैं, क्योंकि पसंद नहीं आता है, क्योंकि डिजिटल का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। तो लोग कहते थे, बहुत लोगों ने कहा था मुझे, विद्वानों ने भी कहा था कि कौन पढ़ता है मंजू किताबें, बेकार है पैसा खर्च करना। लेकिन नहीं, मिस्टर ने एनर्जी दी, पैसा दिया, और ये किताब अलीगढ़ के प्रकाशन ने तैयार करके 15 दिन के अंदर घर बैठ के पहुंचा दी। और तभी मेरी मुलाकात नीरज जी से हुई और उन्हें ये किताब इतनी पसंद आई, उन्होंने इस किताब को देखकर फौरन मुझे अपने घर बुलाया
और उनका जो सौम्य व्यवहार था, मैं तो गदगद हो गई। ईश्वर कृपा से मुझे सारे, एक दो लोग नहीं अच्छे मिले होंगे, बाकी तो 99% लोग समाज के बहुत अच्छे मिले हैं, देश के। मेरा काम बनता चला गया और मुझे खुशी होती है। आज ये साहित्यकार, लेखिका, इसमें फोटो है राष्ट्रपति जी की, उनको मुझे आशीर्वाद मिला। ये देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महामहिम, अभी हमने इनका 75वीं जयंती मनाई है और ये आलेख पेपर के अंदर प्रकाशित हुआ है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। ईश की कृपा है, जो सोचती हूँ वो काम हो जाते हैं। और वो मैंने वॉल पर भी डाला है, फेसबुक वॉल पर। तो लोगों की, आप सब पाठकों की, विद्वानों की, बौद्धिक वर्ग की मुझे टिप्पणियां मिलती हैं और मैं अपना काम करती रहती हूँ। इस तरह से किताबों का सिलसिला चालू होता रहा। फिर मैंने संगम किताब लिखी, मॉरल वैल्यूज। तो जैसे आपको मालूम ही है, अभी खत्म से होते जा रहे हैं, थोड़े कुछ लोगों में ही रह गए हैं। तो फिर मैंने कहा क्यों ना, जब मैं स्टेशन से, वाशी स्टेशन से मुंबई के अंदर कवि सम्मेलनों में, साहित्यिक गतिविधियों में जाया करती थी, तो वहां कबीर का दोहा पढ़ा करती थी, गुरु गोविंद दऊ खड़े, काके लागे पां, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। तो वो मुझे बहुत प्रेरित करती थी कि आज 14वीं सदी के कवि आज भी प्रासंगिक हैं और उन्होंने समाज के साथ इस चेतना को भी जोड़ा है इन दोहों के अंदर। अपनी साखियों में कहते हैं कि वो अनपढ़ थे, अगर अनपढ़ होते, मैं तो समझती नहीं हूँ, वो तो ईश का अवतार बन के संसार में आए थे। और उस समय भी 14वीं सदी किसे बोलते हैं, जब मुस्लिमों का, यवनों का हम पर अत्याचार हो रहे थे, औरंगजेब जैसे क्रूर शासक भारत के अंदर राज्य कर रहे थे, ऐसे समय के अंदर लोगों में चेतना का जागरण करने के लिए भक्ति काल के अंदर इन्होंने अपनी रचनाओं से लोगों के दिलों को परिवर्तन किया और भक्ति काल स्वर्णयुग के नाम से पूरे संसार में जाना जाता है। नई चेतना का उदय हुआ। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसके अंदर क्रोध का त्याग, अहिंसा, सहिष्णुता, धैर्य, इस तरह से सारे गुणों को लेकर अतुकांत काव्य में और एक कहानी, मॉरल कहानियां डाली हैं, उससे मिलती जुलती लोक साहित्य से ली हैं मैंने और कुछ अपनी भी बनाई हैं। और लोगों को इतनी पसंद आई ये किताबें स्कूलों के लिए कि उन्होंने कहा मंजू कि भैया आप तुम ना भारत महान कोई गीत बनाओ, इंग्लिश मीडियम में, स्कूल में कविताएं वगैरह नहीं है। तो ये डीएवी पनवेल की प्रिंसिपल थी, कुशल थे, भानुमति भट्टाचार्य तो इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल थी, और निर्देशक जो थे कुशल कौशल थे। और उन्होंने कहा कि ठीक है तुम काम करो और मैं तुम्हारा पूरे सेट लूंगा किताबों के। मेरा पूना में, उनका पूना में भी है, अब शायद पता लगा है कि वो है नहीं। तो ऐसे अच्छे लोग जिन्होंने सहयोग दिया कलम के लिए, और ये काम मैंने करा। और जब मैं 10 साल का जो जीवन था, थोड़ा कंजर्वेटिव विचारों की वजह से मैं ये सब काम पर मेरा ब्रेक लग गया था शादी के बाद। तो ये जो काम मैंने फिर से शुरू किया जब मिस्टर नबी मुंबई आ गए, तब मैंने ये सब लेखन का काम, टीचिंग का काम शुरू किया। तो ऐसे ही मैंने कहा आकाशवाणी जाना चाहिए, ना रास्ता मालूम, कुछ नहीं मालूम था। एक अनजान साहित्य का, एक अनजान कलमकार इन किताबों को लेकर आकाशवाणी पहुंचा, पता करते करते कि भी आकाशवाणी किधर है। तो जब मैं वहां पहुंची, वहां की जो डिप्टी डायरेक्टर थी कुमुद जी, अरे मंजू तुम इतने दिनों से कहाँ थी, इतने सालों से यहाँ रह रही हो बम्बई में। अच्छा। मैंने कहा हाँ। फिर उन्होंने मेरा इंटरव्यू तभी लिया और उन्होंने मेरी कविता कोई सी भी बोलो तो देशभक्ति की कविता बोली। तो इस तरह से ये काम
लोगों ने मुझे बहुत सहयोग दिया। शायद एक कलम की वजह से दिया होगा या काम की वजह से दिया होगा, ऐसा तो कोई नहीं देता है। तो इस तरह से किताबों का सिलसिला चलता चला गया। फिर मैंने ये किताब लिखी, दीपक, क्योंकि स्पर्धा की भावना बचपन से ही रहती थी। माता पिता हर स्पर्धा में खड़ा कर देते थे कि नहीं, तुम्हें भाग लेना है। और हमारे घर के अंदर, बचपन के अंदर, जब भी मेहमान आया करते थे तो उनके सामने हम सब भाई बहनों को बारी बारी से खड़ा करते थे। चलो हिंदी की कविता सुनाओ, देशभक्ति की सुनाओ, रामायण की चौपाई सुनाओ, रामचरितमानस की सुनाओ, गीता के श्लोक सुनाओ। तो इस तरह से हमारा जो स्टेज फियर था वहीं से खत्म हो गया। और इस तरह से बोलने की, लिखने की प्रतिभा का जन्म वहीं से हुआ। फिर यहाँ मैंने पेपर में पढ़ा था भारतेंदु हरिश्चंद्र बाल साहित्य के लिए रचनाएं। और तब तक मैं स्कूल की टीचर भी बन गई थी नवी मुंबई के अंदर। तो बच्चों के अंदर जो मैं देखती थी तो वहां से बहुत प्रेरित होती थी। तो इस तरह से मॉडल कहानियां लिखी हैं एक टीन एजर के लिए, 5th क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों के लिए, दीपक। और डायग्राम, सारे चित्र जो है कवर पे बेटियां बनाया करती थी, उन्हें मैं आइडिया दिया करती थी। अभी भाई साहब की अनुकंपा होगी तो प्रांत पर पोयोदी द्वारा पब्लिश करेंगे तो अच्छी बात है, तब इसका कलर पेज बनेगा। और उन्होंने इस तरह से ये काम करा। ये देखिए, भारत मान जो गीत की किताब थी, ये बेटी ने बनाया है, भारत माँ बनाई है और विश्व का नक्शा बनाया है कि इसमें हमारा देश सबसे महान। जी, तो इसी तरह से संसार अज्ञान के अंधकार में है, औरत जो है जलती रहती है दीपक की तरह, और अपने कामों से, अपने व्यक्तित्व से, अपने देवीय गुणों से, प्रेम, मैत्री, सहयोग, ममता से समाज को, घर को सुंदर बनाती है। फूल की तरह महकाती है अपने घर को कि मेरे बच्चे अच्छे से अच्छे बने। तो इस तरह से एक कहानी का ताना बुना बना है एल्बम। स्कूल की टीचरें अपनी गाथाएं सुनाती थी समाज के लोग, तो मॉडल के रूप में बड़ी सुंदर इसमें कहानियां बनी हैं। अब ये साहब गिरिजा शंकर त्रिवेदी जी नवनीत के उस समय संपादक हुआ करते थे। और मेरे जो अपने बच्चों के लिए मैं निबंध, स्पीचेस लिखा करती थी, खुद भी बोला करती थी मैं। तो वो सारे कागज चुरमुर हो रहे थे। ईश कृपा से ये किताब निबंध की बनी है। साथ सृष्टि जयशंकर प्रसाद जी की जो कामायनी है, उसमें उन्होंने संवेदनाओं को लिया है, लज्जा और श्रद्धा उनकी हीरोइन है पात्र की। तो जो सारे भक्त मनोभाव हैं तो इसमें लाने की कोशिश की। या तुकांत है उनका, तो छंदबद्ध बहुत सुंदर रचना है। तो इस तरह से मेरे ईश्वर ने काम करा है और मैं सबका धन्यवाद देती हूँ कि इस तरह से काम बढ़ते चले जाएं और बढ़ रहे हैं। और ये मुंबई की आशीर्वाद सबसे पहली संस्था है मुंबई की, तो उन्होंने महिला कवित्रियों को लेकर ये कवित्रियां 101 महिलाओं को लेकर ये किताब बनवाई है काव्य की। तो खुशी होती है कि कलम को पहचान मिली है। तो इस तरह से काम किए हैं और अब तो सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। साहित्य अकेडमियों की किताबों में आती हैं रचना, पत्रिकाओं में आती हैं, लोकल पत्रिकाओं में आती है, पेपरों में आती है। तो ईश सफर करवा रहा है कलम का और हम कर रहे हैं। और अब तो बिल्कुल फ्री हो गई हूँ एकदम, क्योंकि बेटियों की अब मेरे पास जिम्मेदारी नहीं रही है। वो शादी होकर अपने अपने घर, एक छोटी वाली कनाडा में है और बड़ी वाली बेटी डॉक्टर हिमानी वो बीआरसी में है डॉक्टर। तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गई हूँ, कलम को ही सारा टाइम देती हूँ। और मिस्टर भी इतने सहयोगी। आजकल किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, कौन सी किताब लिख रहे हैं? मैंने छंद, मंजू छंदशाला लिखी है, छंद पर मैं काम कर रही हूँ। वेरी गुड। कि सरल भाषा के अंदर, कि जिससे कि एक पाठक भी उसे पढ़कर दोहे चौपाई तो लिख सके। आज के जमाने के अंदर जहाँ पाश्चात्य संस्कृति का बोलबाला हो रहा है, अंग्रेजी मीडियमों का बोलबाला हो रहा है, वहां अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को
जो हमारे पुराने जमाने में कबीर, तुलसी ने तो चौपाइयों में और दोहों में ही अपना रामचरितमानस लिख दिया है। तो इस तरह से उनमें उत्सुकता जागे, तो ये काम कर रही हूं मैं। बहुत सुंदर। और आप हमारे काम करेंगे। और तो पहली आपकी कविता या कहानी जो थी वो प्रकाशित कब हुई, किस वर्ष में हुई? पहली तो भैया हमारी तो काम जो है ऋषिकेश में ही हुए। ऋषिकेश हमारी जन्मभूमि और थोड़ी सी कर्म भूमि रही है, और असली कर्म भूमि तो मुंबई रही है हमारी, जहां हमारे को लोगों ने पहचान दी, कलम को पहचान दी। वहां भी पेपरों में, लोकल पेपरों में आते थे, स्कूल मैगजीनों में आते थे, आर्टिकल वगैरह लिखते थे। स्पर्धाओं में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे वो उसके अंदर छपते थे। ज्योति किताब थी और अभी भी प्रकाशित होती है। तो इस तरह से ये सिलसिला लिखने का, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड जो था, माता पिता और बहन भाई जो थे हमसे बड़े थे, वो हमें आगे बढ़ाते थे, वही करवाते थे। अगर हम आनाकानी करते थे तो वो नहीं चलता था। वही काम मैंने अपने बच्चों के साथ किया है, बेटियों के साथ। 4 साल की बेटी थी, दिमाग से तो होशियार थी, एक बार पढ़ती थी याद हो जाता था। तो मानव मंदिर पर पहला प्रोग्राम जन्माष्टमी का हो रहा था, तो मैंने विविधता में एकता की कविता लिखकर उसे दी थी और उसने वो बोली थी। तो सबने उसको तालियों से, शाबाशियों से उसे नवाजा था। तो मुझे खुशी होती है कि जो संस्कार माता पिता ने दिए हैं, आज की पीढ़ी, उनके माता पिता ही अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। अपने आप से तो एक आधा बच्चा ही प्रतिभावान आगे बढ़ता है, बनाना अपने माता पिता को होता है अपना बच्चा। तो मैं यही सीख देती हूँ कि पैसा कितना भी कमा लो, कारें कितने भी ला दो, बच्चों के लिए मोबाइल कितने भी ला दो, संस्कार तो आपको देने हैं। अब उसे कार की जरूरत नहीं, आपके संस्कार की जरूरत है। संस्कार है तो बच्चा घर विदेशों से भी पैसा कमा के घर वापिस आ जाएगा, और संस्कार नहीं है तो वो वहीं रहेगा, दौलत में ही रहेगा, दौलत के साथ ही रहेगा। और जो आज दशा भारत में माता पिता की हो रही है, वो आप सब जानते हैं, पूरा समाज जानता है। मुंबई की अंधेरी की आशा करके एक गृहिणी मरी थी, वो 5 दिन तक घर के अंदर पड़ी रही उसकी लाश, और बच्चे इंजीनियर बन गए थे, अमेरिका में चले गए थे। जब पड़ोसियों ने बदबू सूंघी और आए कि यहाँ तो ऐसा हो गया है, तब उनको फोन फान लगाया होगा अमेरिका से, तब बच्चे आए, तब उसका आखिरी क्रियाक्रम हुआ। तो इस तरह की जिंदगी ना जिए, संस्कारों का होना बहुत जरूरी है। जो हमारे प्राचीन भारत के अंदर कई मिसालें हैं, मिलती हैं कि आध्यात्म गुरु किस कारण बना था, ये संस्कारों के कारण। अध्यात्म तो था ही, संस्कार सबसे जरूरी है, मूल्य सबसे जरूरी है, नैतिकता सबसे बड़ी जरूरी है। आज मानव में मानवता खत्म हो रही है, इंसान है, इंसानियत नहीं है पर कम है। तो यही है मेरा तो जीवन का, कि हम लिखें, समाज के हित में लिखें, देश के हित में लिखें, राष्ट्र कल्याण के बारे में हमारा लेखन हो, जिससे लोग प्रेरित हों और उनकी सोच बदले, मानसिकता बदले, सकारात्मक ऊर्जा उन्हें मिले। तो इस तरह का लेखन चलता है भाई साहब। सही बात है। आपने कहानियां नहीं लिखी? मैंने कहानियां लिखी ना, ये एल्बम है, एल्बम के अंदर, एल्बम में लिखी, बच्चों के लिए लिखी कहानियां, खूब लिखा है मैंने तो। समाज की दशा देखती थी, टीचरें अपनी अपनी कहानियां बताती थी। एल्बम ये सामाजिक कहानियां मॉरल्स की हैं। अब एक जरा सा साबान की देखना चाहते हैं तो सुना देती हूँ कि एक बच्चे, कविता सुनाइए, कविता। कविता सुना देती हूँ आपको। ये जो वीर हैं हमारे, कल गणतंत्र दिवस आने वाला है, और हम गणतंत्र दिवस की, पूरा भारत 73वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है।
तब मैं गणतंत्र दिवस के लिए क्या कहती हूँ, सुनिए। जी सुनाइए, संकल्प, जी सुनाइए सुनाइए। नव संकल्पों का गणतंत्र दिवस। नव संकल्पों को लेके गणतंत्र दिवस फिर आ गया। लोकतंत्र की राह में झूम रहा तिरंगा प्यारा है। रंगी शहीदी में भारत माँ तब पाई आजादी। गूंजी वीरों की शौर्य गाथाएं देश की हर वादी। सर्वधर्म संभाव की पहचान है देश का तिरंगा। विविधता में एकता के तानों में रंगा है तिरंगा। विश्व बंधुत्व का परचम बनके विश्व में लहराता। बनके विकास गति का चक्र देश को आगे बढ़ाता। देश की सुरक्षा पर लग रही दुश्मनों की नजर। जी हाँ, चीन खड़ा हुआ है, सीमाओं पर आना चाह रहा है। हमारे हिम प्रहरी किस तरह से रक्षा कर रहे हैं, किस तरह की बर्फ ओस पड़ रही है। ऐसे में -20 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर में वो खड़े हुए हैं और उस कठिनाई में पूरा शरीर पर उस ठंडी का असर होता है। अभी आपके उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ और यहाँ मुंबई में भी ठंडी शीत लहर आ गई है। तो आप जानते होंगे वो शीत कैसा होता होगा, और वो विपरीत ठंडी में खड़े होकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। ऐसे वीरों को मेरा नमन है, ऐसे प्रहरियों को मेरा नमन है, ऐसे जवानों को मेरा सलाम है। आगे अगला पद सुनिए। देश की सुरक्षा में लग रही दुश्मनों की नजर। रण में सूरमा बैरियों को मारने में ना छोड़े कसर। सरहदों के रखवाले देश से अपनी प्रीत निभाते। हमारे जवान ज्योति बनके देशभक्ति को जगाते। लोकतंत्र की सौगात में सजा संविधान हमारा। जी हाँ, जिसके निर्माता अंबेडकर थे, और भी लोग थे, लेकिन सबसे ज्यादा भूमिका अंबेडकर ने निभाई थी। फर्ज अधिकारों की माला में गूंथा विधान सारा। लेकिन सुलग रही न्यायपालिका अंदर जो होते विवाद। समय कैसा बदला है। अभिव्यक्ति अब शर्मसार दबंग सेंगर हुआ आजाद। देश की अखंडता हेतु सम्मान हो सभी भाषा का। सभी दिलों में हो विस्तार हिंदी राष्ट्र भाषा का। सदियों से घृणा आतंक से कब जीती है मानवता। अंतिम लाइन, कबीर की वंशज मंजू प्रेम से जोड़े जग में मनुजता। जग में मनुजता एक अपने वीरों के लिए, शहीदों के लिए कविता अर्पित कर रही हूँ। उन्हीं को समर्पित है, देश के हर वीर जवान के लिए। सीना अपना तान के, कुंडलियों में है, सीना अपना तान के लड़े जंग में वीर। 1 इंच दे नहीं जमी बनके अर्जुन तीर। बनके अर्जुन तीर शत्रु को पल में मारे। पल भर में दे चीर शत्रु रण में है हारे। कहती मंजू सत्य देश के वास्ते जीना। तभी छोड़ा होए वायु वीरों का सेना। वायु वीरों का सीना। जी हाँ, अगला जी एक और सुनाइए। हाँ सुनिए। भारत 200 साल तक जग में रहा गुलाम। सहते थे वे यातना, ना था चैन आराम। ना था चैन आराम, सहा संकट अति भारी। किया खूब संग्राम, याद करो रानी लक्ष्मीबाई को। किया खूब संग्राम, महाराणा प्रताप को। किया खूब संग्राम, सुबह आई हितकारी। गूंजा जय का नाद, गूंजा जय का नाद। गुने बलिदान इबारत, रहे मनुज आजाद। सदा है प्यारा भारत, सदा है प्यारा भारत। धन्यवाद जी। बहुत बढ़िया। आपकी सबसे प्रिय कहानी कौन सी है आपके साथ? कहानियां तो बतेरी गढ़ी हैं भैया, और जो एल्बम है, जो सबसे प्यारी लगती हो।
वो कौन हाँ, सी? एल्बम का जो शीर्षक है उसी कहानी के आधार पर लिखा है। जी और ये है जब कच्छ के अंदर भूकंप आया था, जी सारी मानवता अस्त व्यस्त हो गई थी, वहां के लोगों के घर उजड़ गए थे, सब कुछ उजड़ गया था। और उस समय लोगों की दशा बड़ी दयनीय थी। जी तो सरकार के द्वारा उन्हें सहायता भी दी गई थी। जी फिर से उजड़े हुए घर, मेरे ख्याल में मुख्यमंत्री शायद मोदी जी थे, हमारे आज आज के जो प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र आदरणीय महामहिम नरेंद्र मोदी जी। जी तो उन्होंने, जो आदमी संवेदनाओं से भरा होता है वो पीड़ा नहीं देख सकता, समाज की पीड़ा नहीं दे सकता। ठीक और बात। मुख्यमंत्री का तो काम भी होता है कि अपनी प्रजा को संभालना, और जो उजड़ गए थे उनको फिर से पुनर्स्थापन करना। तो उन्होंने वो काम करके दिखाया और उनको जीवन दिया। तो उसके अंदर एक डाकू था, चोर चपेरी जेब कतरा था। जी तो उसने कितने जेलों की सजा खाई हुई थी उस व्यक्ति ने। उसने, वो भी इसी कहानी का नायक बना, इस कहानी का। अच्छा। तो वो भी उसमें उस चीज के अंदर आया था। और एक पत्रकार आया, जब उसने देखा कि ये डाकू का हृदय परिवर्तित हो गया, वहां एक प्रेग्नेंट औरत भी थी वहां पर, गिरी गिरी हुई थी। और वो, उसने नई सुबह का जन्म दिया, उसने प्रसव पीड़ा के अंदर एक बेटे का जन्म दिया। तो उस डाकू जो चोरी चकारी करता था, तो उसे देखकर भाव विवल हुआ कि हमको जो जन्म देने वाली हमारी माँ होती है, हम ये ऐसे कैसे गद्दारी करते हैं। हमें इस तरह के गलत काम नहीं करने चाहिए। हमारा जन्मदात्री भी तो हमारी माँ है, और भारत माँ जो हमारे को पल्लवित पोषित करती है, जहां हम आजादी की सांसें लेते हैं। और उसका हृदय परिवर्तित हुआ। और वो जो उसने, पत्रकार ने उसका जब इंटरव्यू लिया और फोटो उसकी ली, उसने वो फोटो अपनी एल्बम बनाई और उसके अंदर रखी। तो ये कहानी मेरे दिल के बहुत करीब। वेरी गुड, बहुत सुंदर। आपने हाइकू भी लिखे हैं ऐसा मुझे पता है। सही, बहुत तो लिखे हैं हाई। कुछ हाँ, हाइकू। आप तो प्रकाशित कर रहे हैं वो किताब, अंतस हाँ की कुहू। हाँ, हम चाहते हैं कि उस वो किताबें कुहू का। हो गई 10वीं, आप पारसमणि कर रहे हैं, मूल्यों की मणि 11वीं, और 12वीं जो किताब है मेरी हाइकू पर, अंतस की कुहू, आप तो प्रकाशित कर रहे हैं। आप उसकी कुहुक सुनवाइए, कुछ हाइकू सुनाइए। हाँ, मैं जरूर सुनाती हूँ, थोड़ा वक्त देंगे तो। हाँ हाँ। तो क्या कहते हैं, क्योंकि आपने तो कुछ बताया नहीं था पहले कि क्या लूंगा, नहीं तो मैं सब निकाल के तैयार करके रखती। ये कोई बात नहीं, आप निकाल लीजिए। अच्छा, ठीक है। हाइकू का भी बहुत बड़ा काम 2009 से मैं कर रही थी, और प्रेरणा मिली थी मुझे रामेश्वर कंबोज जी, जी उनके मंच से मैं जुड़ गई थी ऐसे ही अचानक। और हिंदी हाइकू करके उनका वो चलता था, 3 लाइनों में कविता लिखनी होती थी, एक पूरा विवरण 3 लाइनों में आ जाता है, जिसके अंदर 5, 7 और 5 वर्ण होते हैं। मुझे नहीं आते थे लिखने, तो उधर ही मैंने पढ़ के, वहां जो लिखा होता था वहीं से पढ़ के खुद से ही सीखे थे, और वहां प्रकाशित हो जाते थे। तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि मेरी लेखनी सही चली गई, क्योंकि थोड़ा बहुत साहित्य में तो आता था। तो थोड़ा साहित्यिक, किसी भी चीज को सपाट बयानबाजी तो होती नहीं है किसी भी रचना के अंदर। तो जी ऐसी हाइकू हैं,
तो उसके अंदर थोड़ा किसी भी चीज में दो साहित्य तो चीज अच्छी लगती है, तो वहां मैंने देना शुरू किया और उस मंच से मैं जुड़ गई। और ये नहीं पता लगा कि रामेश्वर कंबोज जी मेरे वो निकले सहपाठी, अच्छा। कहाँ वो हरियाणा के और कहाँ मैं उत्तर भारत ऋषिकेश की, उत्तराखंड की। भाई मेरे वहां पर एसडीएम थे, पहली नौकरी थी उनकी। जी। और मेरे घर के पास ही जेबी जैन कॉलेज था, डिग्री कॉलेज, तो वहां ये सब पढ़ते थे। और हमारा जो जमाना था उस समय का शर्मीला जमाना था कि लड़के लड़कियां आपस में इस तरह से जो आधुनिकता में आजकल साथ रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। लड़कियां अलग रहती थी, लड़के अलग रहते थे उस जमाने के अंदर। जी। और मेरे को बोलने का बड़ा शौक था, वक्तृत्व वगैरह में भाग लेने का बड़ा शौक था पहले से ही। तो फिर जयप्रकाश नारायण की उस समय क्रांतियां चल रही थी, तो जयप्रकाश जी के उस पर बोलना था, तो मैंने बोला था। उसी बोलने पर सिलेक्शन था सेक्रेटरी का, तो जी। 5-6 लोगों ने, हर कोई भाग नहीं लेता है, फिर जब बड़े हो जाते हैं तो और वो लोग शर्माते हैं। तो मैं तो एक प्रखर वक्ता थी और मैं बोली और मैं फर्स्ट आ गई। उन्होंने मुझे पूरे अपने बीएड कॉलेज का सेक्रेटरी बना दिया। वो आज फोटो भी मेरे पास है। फिर एक दिन उन्होंने सरस्वती सम्मान की वो पत्रिका बहुत मोटी निकलती है, तो उन्होंने, और उनके साथ 2 रहती हैं, एक ऑस्ट्रेलिया की रहती हैं, गुरमीत हरमीत है, कौन है, दो रहती हैं। 2 जनों से वो चलता है, द्वय संपादक है उसके। तो उन दोनों ने मिलकर और अनीता कपूर करके, अनीता कपूर ने तो अकेली किताब बनाई थी हाइकू की, और अमेरिका की है वो, और एक और साथ में थी रचना श्रीवास्तव, दोनों ने मिलकर किताब बनाई थी। यही इसी मंच से हाइकू लेकर इन्हीं सब साहित्यकारों को जोड़ा था उन्होंने। और 54 कवित्री कवियों की सबको लेकर उन्होंने किताब बनाई थी। तो वो मुझे इतना अच्छा लगा कि अरे ये रचनाएं 3, हम इतनी बात ऊंची कह रहे हैं कि इस तरह से किताबें बन रही हैं। और रामेश्वर कंबोज जी ने वो किताब सरस्वती सुमन की बनाई थी, हाइकू की विशेषांक निकला था। तो उन्होंने वो किताब ने मेरे को भेजी बाई पोस्ट। तो जब वो आई तो पता उन्होंने गलत लिखा था। फिर उन्होंने, वो वापस चली गई उनके पास वो किताब। फिर उन्होंने एक दिन मुझे फोन किया कि ऐसे ऐसे हमने भेजी है और लगता है तुम्हारा पता गलत है। मैंने कहा मेरी हर रचना के नीचे बराबर एड्रेस लिखती हूँ। फिर मैंने उन्हें पता दिया। फिर बातों बातों में पता लगा कि उन्होंने सहारनपुर जेबी जैन डिग्री कॉलेज से बीएड किया है और मैंने भी वहीं से किया था। फिर कुछ कुछ पहचान बताने लगे, वो लड़की थी, वो बोलती थी, उसके फादर टीचर थे वहीं पर, उसी हमें पढ़ाते थे साइकोलॉजी। कभी एक पेपर होता है तो वो पढ़ाते थे। मैंने कहा हाँ उसको ऐसा होता था, ऐसा करते थे। फिर वो बात बिल्कुल पक्की हो गई, तो कह रहे मैं तुम्हारा सहपाठी निकला। मैंने कहा अच्छा, हाँ हम तो जानते ही नहीं है एक दूसरे को। तो उस मंच ने, मैं कह रही दुनिया गोल है, उसी जगह आ जाते हैं। तो इस तरह से मुलाकात हुई और इस किताब के अंदर मैंने उनका जिक्र भी किया है, रामेश्वर जी का। आपकी तो तो मेरा इस रचना धन्यवाद। इतनी तीव्र हैं और कितनी प्रखर हैं कि आपको संस्मरण लिखना चाहिए। हाँ अच्छा, आपने दिया है, जरूर, क्यों नहीं, जरूर लिखूंगी। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आपको सब कुछ याद है, बचपन से लेकर अब तक। ये बड़ा क्रेडिटेबल है। धन्यवाद भाई साहब, आपके आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाएं, देखिए ये भी काम कराएगी। हम चंद के आपसे बाद में जानना ये काम। चाहेंगे कि साहित्य के लिखने के अलावा आपकी कौन कौन सी हॉबीज हैं। अभी मुझे हाइकू मिल गए, मैं गणपति पे सुनाती हूँ, गणेश वंदन करते हुए। करूं विनती प्रभु, दो मुझे भक्ति पग धूल की, साथ सुख दुख में साथ निभा के प्रभु, सुख दुख में साथ निभा के प्रभु, सुमति देना। दिव्य बप्पा से होती भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी, यहाँ बप्पा भी बोलते हैं, बप्पा। हाँ, बप्पा बोलते हैं। बप्पा उनका
बप्पा मौर्य, बप्पा गणेश के साथ मौर्य जुड़ता है। मौर्य उनका भक्त था बहुत ज्यादा, तो इसलिए उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कथा है। तो इसलिए बप्पा मौर्य के साथ जरूर मौर्य आता है बप्पा के साथ। जी करते पूजा 10 दिवस तक गणेश जी की। जी हाँ, ये गणेश का जो पर्व था, उत्सव, मैंने महाराष्ट्र में आके बड़े विशाल रूप में देखा। मुझे उत्तराखंड की होने की वजह से इतना नहीं मालूम था। इनकी बारीकियों को जाना, प्रोग्रामों में जाना शुरू किया, तो हम हर सोसाइटी में ये कार्यक्रम होते हैं गणेश जी का 10-10 दिन। तो वहां से मुझे ईश्वर की कृपा मिली। महाराष्ट्र का जग में प्रसिद्ध है गणेशोत्सव। ये है मेरे हाइकू। और भी बहुत सारे लिखे, मेरे ख्याल में वो तो वो भी आपके पहली करीबन महिला 1000 बन हैं। जाऊंगी। 1000 के आसपास, 1800 के आसपास है शायद, 18, पता नहीं कितना है, अभी तो याद नहीं है। क्योंकि 923 दोहे तो कबीर में भी लिख दिए थे, मनवा हुआ कबीर, और इसके अंदर भी हाइकू का रिकॉर्ड बनेगा मेरे ख्याल में। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई। और इन्हीं धन्यवाद शब्दों के साथ आज का सत्र यहीं समाप्त करेंगे। अगले शौक सत्र पूछ रहे में, थे ना, शौक बता देती है ना भैया। हाँ सॉरी, हाँ, शौक तो मेरे बहुत सारे हैं। नृत्य के हैं, पेंटिंग के हैं, कविता लिखने के हैं। देखो, ये जब मैं बीए में पढ़ती थी और 11वीं 12वीं में, तब ड्राइंग किया करती थी। ये फटी पुरानी डायरी किसके काम आई जब मैंने सृष्टि ये वाली किताब लिखी, जयशंकर प्रसाद वाली। तो यौवन के जो मैंने डाले हैं, प्रेम के, अनुराग के कविता है, वो इसी किताब इसमें ही लिखी हुई थी। तो मैं अपना सारा माने का कि भैया तेरे ये देखिए, बहुत सुंदर। हाँ, तो मैं आप में अपनी कितने ये गुण हैं? ड्राइंग देखो, उसी की तरह की मैं ड्राइंग भी बना देती थी। नारी का चित्रण कर रही हूँ तो नारी का चित्रण में ही नारी की ड्राइंग बना दी। और अगर मैं बता देती हूँ, संसार की महत्वपूर्ण कृति, संसार की विस्तृत धरातल पर प्रतिकूल और विलोम ग्रहों के बीच प्रश्न चिन्हों आदि विरामों से घिरी हुई है। पूर्ण विराम के लिए पूर्णता को तलाशती, अनुकूल और बलिष्ठ ग्रहों का मिलन बिंदु है पूर्णता का प्रतीक। तो इस तरह की रचनाएं निकला करती थी। और बहुत अच्छा अच्छा निकलता था। अभी तो जब शादी हो गई तब दूसरी जिम्मेदारी आ जाती हैं। देखो जी, जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी तो तब क्या कल्पनाएं होती है, एक पुरुष की और एक स्त्री की। ये कविता बड़ी सुंदर लिखी है। ये मैंने कहा आज मैं लोगों को आपके माध्यम से दिखा देती हूँ जरूर जरूर। कि हमारा जो कलम है, भावनाएं हैं, ये जो हमारा डिप्रेशन होता है तो वो खत्म हो जाता है। हमारी सोच जब हम कविता में लिखना शुरू कर देते हैं और जब वो कविता प्रकाशित होने लगती है तो हमारा डिप्रेशन, एक तो कविता जो है हमारे को हैप्पीनेस देती है कि हमारे मन के विचार हमारे अंदर से निकल के डायरी में आ गए हैं, और जब मौका लगे इन्हें पब्लिश कराइए। तो जो ये आत्महत्या का, डिप्रेशन का जो शिकार हो रही है आज की युवा पीढ़ी, बच्चे, उनको ये शौक साहित्य का जगाएं, तो जिससे ये डिप्रेशन नहीं होगा। हमारे जमाने में तो एक आधा कोई होता होगा, लेकिन अब समाज के अंदर बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा। तो मेरे शौक तो भैया नाचने, डांस का है। अभी भी मैं डांस कर देती हूँ मंचों पर भी, और इधर आपके ऑनलाइन भी किए हैं। कहानी टेलिंग का, स्टोरी टेलिंग का, हिंदी अंग्रेजी के अंदर, और नीटिंग का, सिलाई का, क्रोशिया का। बेटी अभी कनाडा में थी तो उसका बेटा हुआ है, तो उसके लिए भी बहुत सारा हाथ से जो गुदड़ी पहले जमाने में बनाई जाती थी, हमारी माँ वगैरह ने कभी बनाई होगी, तो मैंने बनाई है। और उस पर एक आलेख भी लिखा है कि जो गुदड़ी वाली लेडीज है महाराष्ट्र के अंदर, उनकी बड़ी दयनीय दशा हो रही है। उनका कोरोना के अंदर काम नहीं चल रहा है क्योंकि वो
गांवों में, सड़कों में, गलियों में जाकर आवाजें लगाती थी कि गुदड़ी बना लो, गुदड़ी बना लो। तो जो पुराने कपड़े होते थे और फिर ऊपर से अच्छा कपड़ा चढ़ा देते हैं उसके ऊपर, तो बड़ी बड़ी यहाँ गुदड़ियां बनती हैं। तो उनका ये आलेख मैंने, अनछुआ पहलू था, उसे उठाने की कोशिश की है नारी विमर्श के अंदर। तो इस तरह से सब चीजों का शौक है, सीखने का भी बहुत बढ़िया। सब चीजों। आप धन्यवाद। आप जय हिंद। कला और संस्कृति में काफी पारंगत हैं। हम चाहेंगे कि आप अपने संस्मरण भी लिखें ताकि उससे लोगों को सीख मिले। अच्छा रहता है संस्मरण लिखना। ठीक है भैया, और आपने बहुत सुंदर, ये मन में, ये बात मन में नहीं आई थी, ये सुझाव जरूर पूरा होगा। आज का शुभ दिन। तो अब आज्ञा लेते हैं, आज के सभा यही समाप्त करते हैं। दोबारा फिर अगर हम कोई प्लान रखते हैं तो आशा करते हैं कि आप दोबारा फिर हमें अवसर देंगे मिलने का। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और आपकी एक दोहा सृजन अगर आप क्रिया जारी रहे। चाहें जी, क्या दें हम आपको।